हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा था, थर्ड चैप्टर 11th क्लास, जिसमें हम पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, एटॉमिक साइज। आज हम सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हमारी जो सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका एक और नाम भी होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको एक और क्या नाम दिया जाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देते हैं इसको नाम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट, आपके +2 क्लास और 11th क्लास के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक इन चैप्टर के साथ भी जुड़ी हुई है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आपने वैसे 10th में भी पढ़ा होगा। कोई भी आपके पास एटम है, कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस फेज में कोई एटम है, 3 स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसियस स्टेट में आपके पास कोई एटम है, उस एटम के अंदर से हमें क्या करना? इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। अगर हमारे पास कोई एटम है, गैसियस स्टेट में है, उसमें से हम कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या, कैसे निकलेगा? एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आपको भी पता है, एटम के अंदर, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होती है? सेल। इन सेल के अंदर कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यही है ना। इन सेल के अंदर कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, ये अट्रैक्टेड है। अब हम क्या करते हैं? अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा तो ये अट्रैक्शन कम होगा। अब मैं देखूं, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा और ये कम वीकली अट्रैक्टेड होगा। जो वीकली अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसलिए बोलते हैं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो यही कह रहा है, हम क्या करते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस सेल देखेंगे। क्या देखा जाएगा? वैलेंस सेल। वैलेंस का मतलब सबसे बाहर वाली सेल। जैसे इसके लिए मान लेते इसमें 2 सेल है, तो ये वाली सेल कौन सी सेल बोली जाएगी? वैलेंस सेल। सबसे बाहर वाली सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है उसको आप निकालना चाहते हो, उसको निकालने के लिए हमारे द्वारा जो एनर्जी दी जाएगी, क्योंकि हम इसको एनर्जी देंगे, ये हीट का सिंबल होता है, तो ये अट्रैक्शन टूट जाएगा और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या डेफिनेशन लिखोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to remove the electron from the valence cell which is very loosely bounded। valence cell से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो समझ आ गया नहीं आ गया? अपने 10th में भी पढ़ा होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वेरी लूजली बाउंडेड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल का वेरी लूजली बाउंडेड, लूजली मतलब जो सबसे वीक अट्रैक्टेड है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसे हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हटा दो इन सबको। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मान लेते हैं मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में से निकलते हैं। अगर वैलेंस सेल का मतलब सबसे लास्ट सेल, इसमें से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये निकलने का सिंबल है -1 इलेक्ट्रॉन। जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जब किसी न्यूट्रल, जिसके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसमें से निकालता, मान लेते मेरे पास F नेगेटिव, अरे नेगेटिव का मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो अब क्या हो जाएगा? ये फ्री हो जाएगा। इसके ऊपर जो नेगेटिव था, वो एक इलेक्ट्रॉन था, वो छोड़ दिया तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो समझ आ गया? चार्ज पॉजिटिव तब आएगा जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। एक और निकालूंगा तो अब कितना पॉजिटिव हो जाएगा? सीधी सी बात है, मैग्नीशियम के ऊपर अब कितना पॉजिटिव हो जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो अब बात क्या है? बात हमारे पास ये है, इसलिए डिफरेंट टाइप की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी।
कैसे? जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? किसी भी एटम हो, कोई भी एटम हो, उसमें से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी के अंदर से अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे बोला जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर उसी के अंदर से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको नाम दिया जाएगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर पॉसिबल है तब। जैसे मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकाला तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। जैसे अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, माइनस का मतलब निकल गया, तो क्या आ गया इसके ऊपर Al+1। फिर इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? Al+2। इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Al कितना आ गया? +3। हमने सुन रखा है एल्यूमिनियम पे +3 होता है, तो धीरे धीरे इसने एक एक करके कहां तक पहुंच गया? +3, और एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके रुका। ये इसकी कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इसकी कौन सी होगी? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे उसे हम क्या नाम देंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। इस तरीके से एक एक करके जब आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूली निकालते रहोगे, एक एक करके मैं इलेक्ट्रॉन निकालता रहा, तब इस आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम पड़ जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम बन जाता है इसका? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, तब आप क्या लिखोगे? व्हेन वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम वन बाय वन, एक एक करके जब इलेक्ट्रॉन लगातार निकाल रहे हैं तब उस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम दिया जाता है उसको? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो समझ आ गया होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ये था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है मोस्टली केसेस में। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। मतलब अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैंने एनर्जी दी है, और किसी चीज को जब आप एनर्जी देते हो तो उसकी वैल्यू किस में होती है? पॉजिटिव। क्या होती है अभी? पॉजिटिव। किसी चीज में से एनर्जी निकलती है तो वो नेगेटिव, हमने दी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, फर्स्ट सेकंड सक्सेसिव क्या होते हैं। अब हम अगर पीरियड में चले या ग्रुप में चले तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा? डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग ए पीरियड। तो हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन आती है जब हम पीरियड में चलते हैं। वेरिएशन इन पीरियड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन इन पीरियड। जब हम पीरियड में चलेंगे तो क्या आएगा? देखना भी ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन छोटे छोटे बता रहा हूं सब कुछ। कोई भी पीरियड का मतलब होता है जब हम लेफ्ट से लेकर राइट तक चलते हैं। 7 पीरियड है, कोई भी एक पीरियड उठा लो। जैसे कि सबसे पहला पीरियड हाइड्रोजन और उसका दूसरा एलिमेंट हीलियम, 2 ही एलिमेंट है पहले पीरियड में। सेकंड पीरियड में सबसे पहले लिथियम होता है, उसके बाद कौन सा होता है? बेरिलियम होता है, फिर थोड़ा सा गैप होता है, फिर बोरोन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, और एंडिंग में कौन होता है? नियोन। ये सेकंड पीरियड आ गया। पीरियड कोई भी उठा लो, एक पीरियड के बारे में पढ़ लोगे, सातों में वही रूल लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं जब हम पीरियड में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आता है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, या क्या चेंज आता है? ये पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो, जब हम पीरियड में चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, पते की बात है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। बताया था नहीं बताया था? जब आप पीरियड में चलते जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको पता है। एटॉमिक साइज जैसे जैसे पीरियड में चलते गए डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ था? मैंने तुम्हें बताया था, यहां से यहां तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, बताया था। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन को ही क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम दिया जाता है अभी? न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन बढ़ेंगे, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? इंक्रीज। क्या मतलब था अभी? अरे आप इसको देखोगे तो इसमें भी 2 सेल है, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, इसमें भी 2 सेल है, सब में 2-2 सेल है, लेकिन प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें 3 प्रोटॉन, इसमें 4 प्रोटॉन, इसमें 5 प्रोटॉन, इसमें 6 प्रोटॉन, इसमें 7 प्रोटॉन, इसमें 8, इसमें 9 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का पता क्या करता है? ये सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज और ये बाहर 2 सेल है,
ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बताओ इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या वीकली? स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऐसे ऐसे साइज क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज। इसलिए हमने कहा था साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हो जाएगा अभी। अब बात आती है, ये बताओ अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, मैं इसको निकालना चाहता हूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? सीधी सी बात है, ये अट्रैक्शन स्ट्रांग है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हाई है, तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। और उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए कह रहा है लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे चलेंगे तो साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है अभी? इंक्रीज होती है। क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। अरे एक ही बात से समझ जाओ, सीधी सी बात है। मान लेते हैं ये लिथियम का साइज है लार्ज, और यहाँ पे चला गया फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज ये बिल्कुल छोटा सा है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ये इसमें छोटा साइज है तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता गया तो ये अट्रैक्टेड है। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसलिए कह रहे हैं जैसे जैसे साइज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो मैं इस पीरियड में अगर चलूं तो यहां पे सबसे कम, उसके बाद बढ़ती जा रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजेज और आयोनाइजेशन एनर्जी एंडिंग तक क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 18वां ग्रुप का जो एलिमेंट है, ये 18th ग्रुप है, इसका जो एलिमेंट है इसका साइज सबसे लार्ज होता है। बताया था नहीं बताया था? क्यों लार्ज होता है? क्योंकि इनका साइज वंडरवाल रेडियस के बेस पे मेजर किया जाता है। बताया था या नहीं बताया था? लास्ट वीडियो को दोबारा से देखो। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी इनकी सबसे ज्यादा? क्योंकि इनका जो सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऐसा मत मानना इनका साइज सबसे बड़ा है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। वो साइज बड़ा इसलिए है क्योंकि इनका साइज वंडरवाल रेडियस के बेस पे मेजर किया जाता है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में यहां तक ठीक है भाई इंक्रीज होगी, लेकिन आप सोचोगे इनका साइज तो सबसे बड़ा होता तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। नहीं, इनका एक स्पेशल रीजन आएगा। क्या आएगा? क्योंकि इनकी आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड है। और कंप्लीटली फिल्ड कैसी होती है? स्टेबल। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसलिए कह रहा है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट सबसे हाई इन्हीं की होगी। तो ये पजल मत हो जाना, हो जाएगा अभी। अब हम देखते हैं एक दो एक्सेप्शनल केस है, आप खुद देख के बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं वही बात बताना मुझे, ठीक है? आपको अगर समझ में आ गया तो देखते जाइएगा। अब मैं बात करता हूं, हम चले बेरिलियम से लेकर बोरोन तक, तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी? आप खुद कहोगे, देखना इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? लो। लेकिन मैं कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी बात करता हूं भाई? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी भी फर्स्ट, मतलब इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना और इसका पहला इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी हाई होगी, इसकी लो। क्यों? अभी तो बताया था लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। इसका मतलब इसकी हाई होगी और इसकी क्या होगी? लो। लेकिन एक एक्सेप्शनल है, याद रखना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की हाई है एज कंपेयर टू बोरोन। ये कहां से एक्सेप्शनल आ गया? तो डाल लो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हाई, नॉट लो, इज हाई एज कंपेयर टू बोरोन। और इसकी क्या होगी? लो। ऐसा क्या हो गया? इसकी लो होगी और इसकी हाई होगी। सुनते जाइएगा ऐसा क्यों। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी 1s2 2s2। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1। लिखनी आती होगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दूसरी सेल है और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरी सेल में s ऑर्बिटल है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है। s में 2 ही भरे जाते हैं तो s कैसा है? s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। और फुल्ली फिल्ड जब हमने सेकंड यूनिट की थी तो उसमें पढ़ा था फुल्ली फिल्ड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। लेकिन यहां पे p ऑर्बिटल लास्ट में, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6। अगर हाफ फिल्ड हो तो कितने होते हैं? 3। अब ये देखो p में 1 है, ना ही तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है, इसलिए कैसा है? ये अनस्टेबल है। कैसा अभी? अनस्टेबल है। तो अब ये बताओ, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकाले ना डिफिकल्ट है या अनस्टेबल में से? अरे अनस्टेबल में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू बोरोन।
बोलो समझ आ गया? नहीं आ गया? हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते जाइएगा। एक एक्सेप्शनल और है, एक और कौन सा है, बढ़ते जाइएगा। एक एक्सेप्शनल और लिख देता हूं मैं, कौन सा है। अब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? लो। लेकिन फिर से एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है? सुनिएगा। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई मिली और इसकी लो मिली, ऐसा क्यों है? रीजन, तो यहां पे क्या रीजन आएगा? सुनते जाइएगा। इसकी हाई क्यों और इसकी लो क्यों है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 और 2p3, 3 और 2 5 और 2 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p4। हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे लास्ट में p ऑर्बिटल है, यहां पे लास्ट में p ऑर्बिटल है। यहां पे p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे p में 4। p में जब 3 हो या p में 6 हो तो फुल्ली फिल्ड, 3 हो तो क्या होता है? हाफ फिल्ड। इसका मतलब यहां पे p हाफ फिल्ड है। और अगर ये हाफ फिल्ड है तो कैसा अभी? स्टेबल है। और ये ना ही तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है, इसलिए कैसा है? अनस्टेबल है। अब ये स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट हियर लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसलिए क्या, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और ऑक्सीजन की लो होती है। हालांकि होनी किसकी चाहिए थी? ऑक्सीजन की हाई होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की लो। लेकिन एक्सेप्शनल याद होना चाहिए, इन नाइट्रोजन p orbital is half filled which is extra stable, so more amount of energy is required, but in case of oxygen p orbital neither fully filled nor half filled, so it is unstable and low energy required। बोलो भाई इसमें कोई डाउट हो? जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन ये एक दो एक्सेप्शनल थे, ये मैंने बता दिया। हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, आगे हम चलते जा रहे हैं। हमारे पास है वेरिएशन इन ग्रुप, ये तो हमने पीरियड में पढ़ा है। जब हम ग्रुप में चलेंगे तो क्या वेरिएशन आएगा? वेरिएशन इन ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में क्या वेरिएशन आएगा? बहुत इजी है भाई वेरिएशन। कोई भी एक ग्रुप उठा लो, 18 ग्रुप होते हैं। मैंने सबसे पहला ग्रुप उठा लिया लिथियम, उसके बाद सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। लास्ट में फ्रेंशियम भी होता है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ऊपर से नीचे मैंने बताया था साइज क्या होता है अभी? इंक्रीज। और साइज जहां पे बढ़ रहा है इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है अभी? डिक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आपको पता चल गया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। देख लो एक एक्सेप्शनल, लिथियम का ये छोटा सा साइज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है, और सीजियम का ये इतना बड़ा साइज है, पता नहीं कितनी सेल है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है। ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है या ये? अरे नीचे आते गए साइज बढ़ता गया, ये अट्रैक्शन वीक, तो थोड़ी सी एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लो। इसलिए डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। बोलो इसमें कोई डाउट हो कोई भी? तो इसी के साथ आपका आयोनाइजेशन एनर्जी एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तब तक आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।